बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है पंजाब में, अगर उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको देखा जाए, जो जलसे हो रहे हैं उसको देखा जाए, तो हर गुजरते दिन के साथ तलखी बढ़ती चली जा रही है। जो जलसों में बातें हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस हुकूमत के खिलाफ इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कह के नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ PMLN के लिए भी स्टेक्स बहुत हाई हैं इन 20 हलकों में जो 17 जुलाई को इंतखाबात होने हैं, क्योंकि उन्होंने ये नैरेटिव अब अवाम में जो है वो बनाना शुरू किया है कि ये जितने भी मसाइल हैं मुल्क के, वो माजी की हुकूमत के बायस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान की सियासत को, तो केओस बढ़ता चला जा रहा है। पोलराइजेशन इस कदर हो चुकी है सोसाइटी के अंदर कि कोई किसी की बात को या इख्तलाफ राय को सुनने को तैयार नहीं है, उसका एहतराम करना तो दूर की बात है। अभी भी अगर हम इन इलेक्शंस पर देखें तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमारा मुकाबला सिर्फ एक सियासी जमात के साथ नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला वो कहते हैं कि जी इंतज़ामिया के साथ भी है, इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। कल इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया था उसमें उन्होंने न्यूट्रल्स की तरफ भी इशारा किया कि उनको लगता है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के इंतखाबात जो हैं वो साफ और शफाफ हों। लेकिन आज थोड़ा ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मसले का हल क्या है। एक तरफ मईशत को देखें तो दिन ब दिन आम आदमी के लिए तो मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर वाकई ही इलेक्शंस हल हैं तो फिर बात जो है वो जिद पर रुकी हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी फौरी इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि अगर ये हुकूमत चली तो मुल्क का और बेड़ा गर्क हो जाएगा। हुकूमत ये कहती है कि इलेक्शंस करवाएंगे तो हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, इमरान खान के कहने पर या उनके मुतालबे पर इलेक्शंस पहले हरगिज नहीं हो सकते हैं। इसी पर जरा आज बात करने की कोशिश करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थोड़ी देर में कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बड़े दिनों बाद रजा रूमी साहब आज मेरे प्रोग्राम में। रजा रूमी साहब और ऑन अब्बास बप्पी साहब, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं रजा रूमी साहब आपके तज़्ज़िये से ही आगाज करना चाहूंगी। पहले तो ये बताइए कि ये चीजें आखिर जा किस तरफ रही हैं। ये जो 20 हलके हैं, ये जो ज़िमनी इंतखाब हैं, ये एक जंग बन गई है दोनों जमातों के लिए। दोनों के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन से ज्यादा जो है वो ये 20 हलके जीतने की इस वक्त ये जंग है। इसका आप अंजाम क्या देख रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ धांधली के इल्जामात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी सामने आ चुका है। जी शुक्रिया सादिया, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो इसलिए एक मार्का, एक सख्त किस्म की जंग बन गए हैं क्योंकि दो बड़ी चीज़ें जो हैं वो मुंसलिक हो गई हैं इन ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से। सबसे पहले तो ये कि पंजाब हुकूमत जो है उसका मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है कि क्या PMLN इन 20 हलकों में से अक्सरियत जो सीट्स की है वो हासिल कर लेगी। अगर तो वो कर लेगी तो हमजा शहबाज शरीफ बहैसियत चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी सिचुएशन कदरे मुस्तहकम हो जाएगी, क्योंकि अदालतों ने अब हुक्म दे दिया है इन इंतखाबात के बाद नया इलेक्शन होगा। बिलफर्ज अगर PMLN को नहीं मतलूबा नंबर मिलता, जो भी वजूहात हैं इस वक्त, आपको पता है कि उनकी वो सपोर्ट अब नहीं रही महंगाई की वजह से। 21% तो इन्फ्लेशन है, और ये लोगों वो जितनी मर्जी बातें करें PTI के लिए, अवाम जिन्होंने वोट डालना है वो तो आज पेट्रोल डलवा रहे हैं, वो तो आज आटा चीनी घी खरीद रहे हैं, उनका तो कबाड़ा निकला हुआ है। तो वो गुस्सा भी है लोगों में क्योंकि सारे वादे पीछे रह गए हैं। अच्छा, PTI को ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब को अप्रैल के जो हालात व वाक़यात के बाद एक मकबूलियत की लहर उनके हक़ में उठी है, शहरों में ख़ुसूसन लाहौर शहर हो, बड़े कराची हो, आपने देखा जलसे की हर जगह हुए। तो खान साहब भी इस मूड में कि कैपिटलाइज करें इस मकबूलियत को और पंजाब हुकूमत को वो आगे मुस्तहकम ना होने दें, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है कि अगर पंजाब गैर मुस्तहकम होता है तो मरकज में शहबाज शरीफ वालिद मोहतरम की हुकूमत जो है वो भी डामाडोल हो जाएगी। जलसे तो उनके बड़े हो रहे हैं, रज़ा रूमी साहब आप सही कह रहे हैं, जलसे तो बड़े हैं, बट सवाल ये कि वो जो जलसों का क्राउड है वो क्या वाकई ट्रांसलेट हो पाएगा इनटू वोट्स?
जी, ये देखिए, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और यही चीज़ जो है इस वक्त उसी को हमने देखना है। सब देखिए, एक तो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट कम होता है, ये एक रवायत रही है। दूसरी बात ये है कि क्या वो जो लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं वो जाके एक्चुअली में वोट देंगे नून के हक में, और क्या इमरान खान साहब की पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें ये सलाहियत है कि वो लोगों को एक्चुअली घरों से निकाल के बसों में बिठा के या वैगनों में, रिक्शों में पोलिंग स्टेशन पर लेके आएंगे। ये सारे अवामिल मौजूद हैं। लेकिन जो पहले एक सिचुएशन थी आज से तकरीबन कुछ हफ्ते पहले कि PMLN 13-14 हलकों में मजबूत दिखाई दे रही थी, अब वो रफ्ता रफ्ता सिचुएशन बदल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 हलकों में वो आगे हैं, लेकिन हतमी उनके पास सक्सेस नहीं है। तो अगर तो ये मसला बनता है तो फिर शहबाज हुकूमत का मुस्तकबिल खतरे में होगा और इलेक्शन फिर जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेबिलिटी का एक और राउंड हो जाएगा जो कि खान साहब चाहते हैं। तो अब ये हर सूरत में, और दूसरी बात ये कि इससे ये भी पता लग जाएगा PMLN को कि अभी तो महंगाई की लहर आगाज हुआ है, 1-1.5 साल के बाद तो इसमें उरूज होगा, क्योंकि जो IMF की शराइत के तहत कीमतें बढ़नी हैं और बढ़ेंगी, और डॉलर की कीमत अगर नीचे नहीं आती तो फिर तो ये PMLN के लिए पंजाब जो उनका सपोर्ट बेस का मरकज है, बहुत बड़ा खतरा उन सामने दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि फिर अर्ली इलेक्शंस करवाना PMLN को या इस PDM की हुकूमत को भी सूट करता है, अगर इन फैसलों को सामने रखा जाए। जो महंगाई का बोझ आवाम पे आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, लेकिन अगेन वही बात है कि दोनों तरफ से एक जिद बना ली गई है। आप उसको जो मर्जी अब नाम दे लें, मुझे इस वक्त जो है वो कोई बेहतर इसका लफ्ज मिला नहीं, सो इसलिए मैंने इसको जिद का नाम दिया है। लेकिन ऑब्वियसली ईगोज की लड़ाई तो कहीं ना कहीं है। बट मैं मूविंग ऑन, सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब, मुझे बताइएगा कि एक तरफ ये 20 हलकों के हवाले से आप कहते हैं कि जी हमें यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, लोगों ने उसको बाय किया है, अवाम निकलेगी और इनको रद्द करेगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास पूरा इनका जो मंसूबा है धांधली का तैयार करदा वो मौजूद है, हमारे पास सबूत हैं, शवाहिद हैं कि ये पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये इलेक्शंस हरा दें। तो अगर आपको ये हराने का मंसूबा बना चुके हैं, हुकूमत उनकी है, वसाइल उनके पास हैं, और आपको हरा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी, ये जो हराने वाली जो बात है ना, जो स्क्रिप्ट है कि इन्होंने पूरा प्लान कर लिया, स्क्रिप्ट तो आज से 3 महीने पहले एक और भी था कि हमें हुकूमत से उठा के बाहर फेंक देंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को कोई पूछेगा नहीं, अवाम में हमारी मकबूलियत खत्म हो चुकी है। लेकिन आप देखें कि आज 3 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब किस जगह पे खड़े। शायद ये मंसूबा बनाने वालों ने ये भी नहीं सोचा था। सो मंसूबा बनाने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ ये देखिए कि इस वक्त जो हालात है, वेरी फ्रैंकली, एक शख्स जो दाल लेने के लिए जाता है, जब 200 रुपए किलो की दाल लेगा, या जब वो पेट्रोल डलवाएगा और 260 रुपए लीटर पर पेट्रोल डलवाएगा, या 700 रुपए किलो में जाके घी खरीदेगा, उसके जहन में अल्टीमेटली क्या आएगा? उसने वोट किसको करना है? वो यही समझे ना कि इससे पहले 3 महीने पहले मुल्क पे बड़े जबरदस्त हालात जा रहे थे, इकोनॉमी ग्रूम कर रही थी, आपकी इंडस्ट्रीज ग्रूम कर रही थी, एग्रीकल्चर बड़ा बूम कर रहा था, रिजर्व्स बेहतरीन थे। अचानक क्या हुआ? अब ये जो उसको हालात फेस करने पड़े, अल्टीमेटली उसका फैसला तो ये है कि मैंने वोट इमरान खान को देना। अब इशू ये है कि अगर वोट इमरान खान को देना है तो उसके बाद अगर पंजाब में हमजा की हुकूमत गिर जाती है, जिसके नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट कमजोर होती है, तो जो पूरा स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बगैर पंजाब की गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकती। सो जो लोग ये प्लान कर रहे थे कि जी उन्होंने यहाँ पे हमजा को यहाँ टिकाना था, अब उनको अपने लाले पड़ गए कि अगर हमजा ना रहा तो फिर खराब हो जाएंगे। अब उसके लिए धांधली का प्लान क्या है? धांधली का प्लान बड़ा सिंपल है। डेवलपमेंट्स के अरबों के फंड्स इशू करने शुरू कर दिए। इलेक्शन में फंड्स नहीं जा सकते। लोग यकीन करें खंबे और ट्रांसफार्मर ट्रालियों पे लेके इस वक्त हलकों में फिर रहे। फिर 70 हजार नया वोटर हलकों में रजिस्टर्ड कराना शुरू कर दिया। तीसरा, DCOs, DPOs, CPOs, उन्होंने लोगों को फोन करके थ्रेट करना शुरू कर दिया। इस वक्त जनूबी पंजाब में कम से कम 27 पर्चे हमारे अपने कैंडिडेट्स और नाज़मीन लेवल्स के ऊपर लोगों के। एक पर्चा मैं कल बैठा मुजफ्फरगढ़ में देख रहा था, जिस शख्स पे पर्चा जब्त है उसकी 25 मुरब्बे जमीन है और पानी चोरी का पर्चा, और जिस वक्त पानी चोरी का पर्चा उस वक्त पानी वहां पे नहर में मौजूद नहीं था। सो इस किस्म के हथकंडे बनाए जा रहे हैं। अब ये सारा काम करने के बावजूद अगर एंड के ऊपर हम सर्वाइव कर जाएंगे, इंशाल्लाह आई कैन अश्योर यू दैट
और मैं एक थोड़ा सा और बता दूं, जैसे रूमी साहब ने कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब शहरों में मकबूल है, ऐसा नहीं है। जनूबी पंजाब के 8 हलकों में इलेक्शन है, जिसमें से सिर्फ एक हलका मुल्तान का शहर है, बाकी 7 हलके हमारे देहात हैं। यकीन जानिए जिस किस्म की पॉपुलैरिटी, जिस किस्म की एक फैन फॉलोइंग इस वक्त हमारी है, और वो ट्रांसफॉर्म इसलिए ज्यादा होगी कि वो आईडी कार्ड्स वाले सारे लोग हैं, तो वो इस दफा वोटर टर्नआउट भी बेहतरीन होगा। एंड हम इलेक्शन डे के हवाले से बहुत प्रिपेयर्ड है। हमें पता है कि इनको जो लाने वाले उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, लेकिन एक रब की जात भी तो है जो इन सबको लेके आई थी, वो इंशाल्लाह हमारे साथ है। सही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये ऑब्वियसली मुझे एक बात बताइए, ठीक है रजा रूमी साहब, ये जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी इनको जो लाने वाले हैं उनकी प्लानिंग है, लेकिन ऑब्वियसली एक रब की प्लानिंग है और सियासत है। यहाँ पे हम हमेशा देखते आए कि कुछ भी हो जाता है, वो हरीफ हलीफ और हलीफ हरीफ बने हुए होते हैं। बहरहाल ये बड़े अरसे से हम देख रहे हैं चीज़ें, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के नैरेटिव में कोई तब्दीली आई है? जिस तरीके से वो जलसों में कह रहे थे कि साजिश हुई है, एक्सपोज करना चाहते थे वो उन लोगों को, आने वाले दिनों में नाम बताने थे, लेकिन अब रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं जंग नहीं चाहता, न्यूट्रल्स को मैं हरगिज़ कमज़ोर करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो दुश्मन को मजबूत करने के मुतरादिफ हूँगा। फिर ये भी कहा कि मैं न्यूट्रल से बात करने को तैयार हूँ, नंबर्स मैंने अनब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पर होगी और वो इलेक्शंस हैं। जी सादिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक हल्का फुल्की तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जो पहले गमो गुस्सा था, शिद्दत थी बयानिए की, उसमें लगता है कि सेनेटर ऑन साहब जैसे समझदार लोगों ने खान साहब को मशवरा दिया है कि ये ना करें और थोड़ा सा हाथ हौला रखें, क्योंकि न्यूट्रल्स के साथ जो है पंगा करना अच्छा नहीं होता। आगे दोबारा भी इंतखाबात में जाना है और इक़्तिदार जो है वो ये उन्होंने, और आज तो उन्होंने डायलॉग की भी बात की है सादिया, जो कि मैं समझता हूँ खुश आइंद बात है। और मैं तो देखिए हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि हमारी जो भी इख्तलाफात हो सियासी पार्टियों के, बड़े शदीद हैं, संगीन हैं। आपने पोलराइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस तरह की पोलराइजेशन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सुना कि भुट्टो के ज़माने में कोई होती थी, प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो, तो मुझे तो अपनी मैंने नहीं देखी, लेकिन खान साहब को भी देखें। मैं यही अर्ज करूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि पार्लियामेंट मौजूद है, आपके 151 MNAs हैं, वहाँ पे बैठे, इनको टफ टाइम दें, पॉलिसियाँ लेकर आएँ, कानून साजी लेकर आएँ और इनको पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम को मजबूत करें। ये सिस्टम मजबूत होगा तो खान साहब जो हैं वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो फिर से वही सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड और डी सिलेक्टेड की गर्दान शुरू हो जाएगी। ये सिलसिला हमें ख़त्म करना चाहिए। देखिए आर्मी भी जो है वो सियासत में ऐसे नहीं आती। आर्मी को खींचा गया है माजी में, जितने कूज हुए सियासतदान आधे जाके खुद उन्हें कहते थे जी कुछ करें। अभी भी जो ये फड्डा क्या हो रहा है कि वो कहते हैं जी चेरी ब्लॉसम है, कि स्पेस देते हैं, आप एक वैक्यूम खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, तो बात यह कि आपको वो नहीं करना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री काम है। वेस्टर्न बॉर्डर पे आपने देखा टीटीपी के साथ वो लगे हुए हैं कि कुछ मामला सेटल हो। उधर मोदी का जो है सख्त जारहाना रवैया है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं वो उनका मसला बना। मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए और शॉर्ट टर्म देखें ना, ये आम आवाम का सोचें कि ये IMF का एग्रीमेंट हो, मईशत की बहाली हो, इन सब के लिए कोई ना कोई बुनियादी नुक्तों के ऊपर इत्तफाक राय चाहिए। पहले हम खान साहब को कहते हैं, आज मैं शहबाज शरीफ को ये कहता हूँ और PDM को कहता हूँ कि उनका काम है कि खान साहब को टेबल पर लाएं या उनकी टीम को टेबल पर लाके मुज़ाकरात शुरू करें। इलेक्शन पे करने हैं और इश्यूज पे करने हैं। और खान साहब का ये बयानिया जो है, अल्लाह करे कि ये इसी डगर पे रहे और ये हैशटैग्स और ये सोशल मीडिया कैंपेन्स जो चलाई गई, लेकिन पहले ठीक है आप राइट, ठीक है। सेनेटर ऑन अब्बास जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जी उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो शायद गुस्सा दोबारा से बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर उनको ट्वीट करना पड़ता है जिसमें वो लिखते हैं कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात। उनको लगता है कि ना तो PDM चाहती है और ना ही हमारी मुक्तदरा ब्रैकेट में एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। ऑन अब्बास साहब से मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जैसे रजा रूमी भी कह रहे थे कि जी एक तरफ कोशिश है उनके इमरान खान साहब के करीबी लोगों की कि उनका गुस्सा जो है वो ठंडा किया जा सके, शायद इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल से बात करने को भी तैयार हैं, वो उनके खिलाफ नहीं है, वो उनको कमजोर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर एक ट्वीट में वो ये भी कह देते हैं कि उनको लगता ऐसे है, उनको खदशा है कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात जो है एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती है। मुझे कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। पहले तो कायरा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि आपकी नज़र में ये जो पॉलिटिकल केओस और ख़ास तौर से ये ज़िमनी इलेक्शन को लेके, पंजाब के 20 हलकों के इलेक्शंस को लेके बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आपकी नज़र में इसका हल अगर फौरी इलेक्शंस नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, पहली गुजारिश यह है कि इसका इमीडिएट हल तो यह है कि 20 हलकों में इलेक्शन होने चाहिए, वो हो रहे हैं। उनसे एक फैसला हो जाएगा कि अक्सरियत किसके पास है और ये पंजाब में इक़्तिदार किस तरफ बैठता है। दूसरी गुजारिश, खान साहब जो हल तजवीज़ कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा क्राइसिस का हल फौरी इंतखाबात है जी, तो ये बात हमारे भी ज़हन में थी जब हमारी हुकूमत बनी, इमरान खान साहब को फारिग किया गया, तो उसके बाद ये भी एक ऑप्शन थी। पता था कि जो फैसले हम करने जा रहे हैं उसके नतीजे में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और शदीद मुश्किलात होगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, अशियाए जरूरिया बढ़ जाएंगी और लोगों की जिंदगी में पहले ही बड़ी तंगी है और बढ़ जाएगी तो लोग नाराज होंगे, जिसकी एक सियासी कीमत होगी। तो इस बात का हमें अंदाजा था, लेकिन ये फैसला क्यों किया? इसलिए कि ये बड़ा गौर व फिक्र के बाद फैसला हुआ कि अगर हम फौरी इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं पहले महीने में, क्योंकि हमने पहले तो कुछ रिफॉर्म्स करने थे, कानून साजी करनी थी जी, और उसके बाद अगर हम इंतखाबात की तरफ चले जाते तो 3 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती। तो इकोनॉमी की हालत थी, जो आलमी तौर पे पाकिस्तान के ताल्लुकात थे, जो हमारा सीपैक का हाल था, इस सारे अमल को, इस कैओस को दूर करने के लिए एक तरफ अगर सारी अपोजिशन इकट्ठी होकर खड़ी है, अगर खान साहब यही बयानिया लेके इलेक्शन में चले जाते तो वो कैओस को और बढ़ाते, अच्छा, साजिश वाले बयानिए को और बढ़ाते, और हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती उसकी ये इस्तेदाद ना होती कि वो IMF के साथ, वो फेटफ वालों के साथ, वो यूरोपियन यूनियन के साथ, वो अमेरिका वालों के साथ, वो चाइना और सऊदी अरेबिया वालों के साथ बेहतर तरीके से डायलॉग कर सकती और पाकिस्तान को इस बहरान से आगे निकाल सकती, क्योंकि ये महंगाई, ये सब कुछ तो तब भी होना था, ये फैसले तो करने ही पड़ने थे, और कोई रास्ता नहीं था। बट कायरा साहब, ये जैसे आप कह रहे हैं, ये अभी IMF की तमाम शराइत, जी मुकम्मल कीजिए। एक मिनट जी, तो ये फैसला किया गया कि हम एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पे कसीरुल जमाती हुकूमत बना के अगर ये फैसले करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, लोग नाराज होंगे, हम लोगों को समझा लेंगे। अगर लोगों का गुस्सा वक्ती तौर पे दूर न भी हुआ तो इवन देन, इस वक्त सियासत नहीं, सियासत तो बचानी है, सियासत के जरिए मुल्क बचाना है, लेकिन एक नैरो पॉलिटिक्स के फैसलों के तहत हम ये नहीं कर सकते कि मुल्क का नुकसान होने जा रहा है तो होने दें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, एक तो आपने कहा कि आपको पता है कि इसकी एक पॉलिटिकल प्राइस आपको अदा करनी पड़ेगी, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, आप कह रहे हैं उस वक्त भी हमें पता था, बट आप नहीं समझते कि जैसे IMF के साथ मुज़ाकरात हैं या दीगर मामलात हैं, अगर एक हुकूमत जो फ्रेश मैंडेट लेकर आए वो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि आप तमाम शराइत मानते भी चले जा रहे हैं तो भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो सका है। इनफैक्ट अब तो उन्होंने एंटी करप्शन टास्क फोर्स और वो इकदामात का मुतालबा कर दिया है। देखिए, वो तो आसमान का तलब करते हैं ना। IMF बुनियादी तौर पे आपसे कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं करता जो उनकी जरूरतें होती है, वो आपके मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, आपके निजाम की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए चीजें मांगते हैं। उनको क्या गर्ज इस बात से कि पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारे बेहतर होते हैं कि नहीं, उनको क्या गर्ज इस बात से कि पाकिस्तान की आमदन बेहतर होती है। वो तो ये कहते हैं कि आप हमसे पैसे लेते हैं तो हमें पैसे आपने लौटाने भी हैं, आपकी इकोनॉमी में इतनी गुंजाइश नहीं है और हमें आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये तजावीज है जो कई दफा दुरुस्त होती है, कई दफा दुरुस्त नहीं होती। लेकिन IMF के साथ बार्गेन करना, डायलॉग करने में अगर हम क्या कर सकते हैं, एक मुआहदा जो हमसे पहली गवर्नमेंट कर गई थी, अब वो हमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमारी एक किस्त मुअत्तल की हुई है जो $1 अरब की है, और $1 अरब कोई बड़े पैसे नहीं है, लेकिन उसके साथ मशरूत और बहुत कुछ है। उसके साथ वर्ल्ड बैंक का कोई $8 से $9 बिलियन का इमदाद मशरूत है, उसके साथ कोई इतनी अमाउंट के लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक की है,
उसके साथ जो आपको रोल ओवर मिल रहा है जी। दोस्त ममालिक से, वो सारी चीजें उनके उसके साथ मुंसलिक है। तो हमने IMF के साथ अब जो इम्प्लीमेंटेशन होनी बड़ी क्या है, अब नया मुआहदा कोई साइन नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन ये है जो अपने मुआहदा पहले खान साहब के दौर में हो गया, उसकी कुछ शिकों पे अमल हुआ, बाकियों पे नहीं हुआ, वो रिवर्सल हो गई, उसके नतीजे में उन्होंने इमदाद रोक दी। अब आप वो कंप्लाई विद करके आप उस इमदाद को बहाल कराना चाहते हैं, उसके दो रास्ते हैं। अगर हम वो ये बहाल कराने के लिए ये तल्ख फैसले कर लें या डिफॉल्ट कर लें। डिफॉल्ट करने की सूरत में क्या होगा, हमारी दानिश में हो सकता है कुछ लोगों के ख्याल में डिफॉल्ट करना बेहतर हो, हमारी दानिश में डिफॉल्ट होता तो आज तेल 400 रुपए से क्रॉस कर गया होता, आज डॉलर 400 रुपए का होता, आज श्रीलंका वाले हालात होते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जमीन पे आ गई होती, एक न्यूक्लियर नेशन डिफॉल्ट करके दुनिया के सामने खड़ी होती और हम पे सैंक्शंस लगी होती। अच्छा। फिर हम क्या करते? अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुख्तसरन इसमें ये पूछूं कि आप कहते हैं कि अगर हम मईशत ऑब्वियसली जो खराब हुई है, आप खुद उसका इदराक रखते हैं, आपने एतराफ भी किया है कि अगर फौरी इलेक्शंस करवा भी दिए जाते हैं तो ये मईशत वापस ठीक नहीं होगी, ये महंगाई जो है वो फौरन जो है वो ठीक नहीं हो जाएगी, फौरी इलेक्शंस उसका हल नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने ये कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम फौरी इलेक्शन में जाएं या फौरी इलेक्शन में ना जाएं। नहीं, अभी क्या है हल? मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी तो हल ये है कि ये पंजाब की हुकूमत वाला मामला सेटल हो जाए। ये पंजाब के स्पीकर ने जो ड्रामा रचाया, ये पंजाब के गवर्नर ने जो गैर कानूनी गैर आईनी हरकतें की, इस मुल्क के सदर ने जो तमाशा लगाया, उसकी वजह से कुछ हुआ। अब भी अगर पंजाब में हुकूमत स्टेबल हो जाती है तो चीजें कंपैरेटिवली पोलिटिकल क्या दूर होगा। ठीक, उसमें भी ऑलरेडी वो PTI ने धांधली का इल्जाम लगा दिया है। वो कल वो कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट भी हम जाएंगे कि ये पंजाब में 20 हलकों में धांधली कर रहे हैं। वो धांधली, अभी इलेक्शन हुआ नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं पिंड पे नहीं हो चके पहला, मतलब अभी उसकी बुनियाद नहीं है। वो जिस चीज को धांधली कह रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो इलेक्शन के अनाउंस होने से पहले शुरू होगा प्रोसेस शुरू हुआ था, उसमें रखा कि जो हमने रिलीफ देना है अवाम को, उसमें जो सबसे लोअर केडर है सोसाइटी का, उसके लिए 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो फैमिलियां हैं या 100 से कम, उनका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। अब उन्होंने कहा जी कि ये उन हलकों में हुकूमत ने इंसेंटिवाइज किया है। पंजाब के कुल 350 से जायद हलके हैं, कोई 300 से जायद डायरेक्ट इलेक्टेड हलके हैं, बाकी चले स्पेशल सीटें हैं। उनमें से 20 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। ये रिलीफ तो सारे पंजाब के लिए है, तो उन हलकों के लिए स्पेसिफिक तो नहीं है। इसी तरह अगर किसी जगह पे इस गवर्नमेंट के आने पे पिछला साल का जो खर्चा था, वो जून 30 को तमाम जो अखराजात होते हैं, जो अनस्पेंट मनी होती है, वो सरेंडर हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जून में वो जितना पैसा मैक्सिमम यूटिलाइज करके सरेंडर ना करें, बल्कि यूटिलाइज हो जाए। अगर उन हलकों में और बाकी हलकों में और सब जगह पे पहले से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे, उनको मुकम्मल कर दिया गया, तो कौन सा गुनाह हो गया जी? वो जाएं, शौक से अदालत में जाएं, उनका हक है। और अगर उनको ये शक है कि इस मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इलेक्शन साफ नहीं चाहती, इंतजामिया भी नहीं चाहती, अब जो गवर्नमेंट में बैठे वो भी नहीं चाहते, तो फिर इस मुल्क में जो इलेक्शन इमरान खान साहब चाहते थे या चाहते हैं कि उनकी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, उनकी मर्जी के कानून हो, उनकी मर्जी के सारे इलेक्शन हो, हल्का बंदी हो, फिर वो मानेंगे। ठीक है, अच्छा, राइट। कायरा साहब, इफ यू कुड प्लीज स्टे विद अस। मैं सेनेटर ऑन अब्बास साहब आपसे जवाब पहले लेना चाहूंगी। एक तो हमने पहले बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त वो चाह क्या रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि वो न्यूट्रल से बात करेंगे, इलेक्शंस के मामलात पे अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर साथ ही उन पर एक इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि उनको खदशा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे कि आप वाकई मानेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हैं? जी, पहले मैं थोड़ा सा कायरा साहब का थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं बीबी। अगर उस वक्त, आज से 3 माह पहले, अगर उस वक्त इंटरम सेटअप बना दिया जाता तो मेरे ख्याल में वो बेहतर परफॉर्म कर सकता था। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस गवर्नमेंट ने, इस सेटअप ने क्या किया? फ्यूल प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी, बिजली की प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी, महंगाई का तूफान ये कर गए, IMF से सही तरह बार्गेन करके निगोशिएट ये नहीं कर पाए, यही कुछ ही कर रहा था। कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो वो सिर्फ ये हुआ कि जो नैब अमेंडमेंट्स थी, रिफॉर्म्स है जो हमने रिवर्स करके उस पर 1100-1200 अरब की वो माफी कर ली। सो इंटरम सेटअप में और प्रेजेंट सेटअप में कोई ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ ये होता कि आज 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाते, आज एक नई गवर्नमेंट होती जिसके पास मैंडेट होता और फिर वो IMF से बात करता। सो वो जो एक तजर्बा था वो तो फेल हो गया।
दूसरा ये कहना कि मतलब हमारी 70 साल तारीख में आज तक न्यूट्रल्स का या अदलिया का रोल सियासत में नहीं रहा, ये बेवकूफ़ी है, हमेशा से रोल रहा है। अब हमने, आप ये देखिए कि आज से 3 महीने पहले आप ये बार बार कह रहे थे कि जी पोलराइजेशन का आगाज कहां से हुआ? हमने कहा जी एक साजिश हुई है, उन्होंने कहा जी साजिश नहीं, मुदाखलत हुई। हमने कहा इन्वेस्टिगेट कर लेते, वो कहते जी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हमने कहा प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते जी प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। 25 मई को उन्होंने जनाब वो ऐसी तैसी फेर दी। हमने कहा जी इसके खिलाफ बोलेंगे, उन्होंने अयाज अमीर को उठा के मारना शुरू कर दिया, इमरान याज को अंदर डाल दिया। हमने कहा जी बाई इलेक्शन लड़ते, उन्होंने कहा बाई इलेक्शन में धारनी शुरू करी। पोलराइजेशन का आगाज कहां से हो रहा है? आखिर इस सोसाइटी में, हमारी एक बड़ी ही मुतदल किस्म की सोसाइटी है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से जिस तरीके से फाशिज्म को प्रमोट किया गया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अवाम के ऊपर एक सख्ती का, मतलब यकीन जानिए 2 अल्फाज अपनी मर्जी के बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी, वहां पे आप पोलराइजेशन कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? ये कोई डमी किस्म की पॉलिटिकल जमात नहीं थी जिसको कोई लेके आया था और कोई उठा के बाहर फेंक देगा। एक पॉलिटिकल जमात है, उसके एक अपना उसकी एक फॉलोइंग है, उसके अपने कारकुन है, उसकी एक लीडरशिप है, उसका एक नजरिया है। कोई उठा के किसी वजह से, अपनी पसंद नापसंद की वजह से उसको उठा के अगर बाहर फेंकता है और वो पॉलिटिकल जमात कहे कि हजूर हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसको जरा देख तो लीजिए, नहीं जी आपको देखने नहीं देंगे, पोलराइजेशन सोसाइटी में ऑटोमेटिकली जनरेट होगी और हुई है। और एक चीज बताऊं, ये जो एनलाइटेड एनरिचमेंट आई है इस वक्त सोसाइटी के अंदर, भी ये इमरान खान साहब की वजह से है। ये जो थॉट प्रोसेस है, आपने कहा जी खान साहब ने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया। देखिए सियासत में कभी भी रास्ते बंद नहीं हो सकते। यस, हमारा मुतालबा पहले दिन से एक था कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, हम अभी आपके साथ बैठ कर वो तैयार हैं, लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी की हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी है। मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि देखें, खान साहब ने इन सियासी जमातों के हवाले से हमेशा से कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, मैं इनके साथ हाथ में लाना भी पसंद नहीं करता। वो मुलाकात या मुज़ाकरात तो दूर की बात थे। तो बात आपने करनी है इलेक्शंस पे न्यूट्रल्स के साथ बैठ के। ये खान साहब चाह रहे हैं सियासी जमातों से बात नहीं करनी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आज भी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊं। तो अगर सियासतदानों से, सियासी जमातों से ही बात नहीं करनी, तो फिर वो मामलात कहां तय करना चाहते हैं? अच्छा, माज़रत के साथ, ये जो एक पूरी 11 जमातों का एक पूरा जो सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया गया है, वो खुद इतने वल्नरेबल है, खुद इतने कमजोर है कि वो खुद कोई फैसला करने की ताकत ही नहीं रखते। ना उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग है, ना वो कोई मैंडेट लेके आए हैं, ना कोई लॉन्ग टर्म इस वक्त प्लानिंग इस पूरे मुल्क को, इस रियासत को दे सकते हैं। वो तो खुद बेचारे इस वक्त जो है ना, वो उसके ऊपर ना, वो क्या कहते हैं, वो रस्सियों से नाचने वाली वो पपेट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके साथ बात की जानी चाहिए, करनी पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स सेटअप में जिनका मेन रोल है। और यकीनन खान साहब ने बार बार न्यूट्रल्स का जोर किया, हम उनके साथ बैठ के बात हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो जमातों की जो हुकूमत है, इनको तो अपना नहीं पता। वेरी फ्रैंकली इस वक्त जिस किस्म की बराज, जिस किस्म का फ्लड, जिस किस्म की प्रेशर नून लीग फेस कर रही है, वो 10 जमातें फेस नहीं कर रही। ये तो एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा फेयर नहीं है। अच्छा, तो इनके साथ बैठ के हमारी कौन से फेयरनेस क्रिएट होगी? यानी अगर फौज ये कहती है कि भाई हमें सियासत से दूर रखें, सियासत में ना घसीटें, तो इस चीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप कहते हैं बात उन्हीं से होगी, सियासी जमातों की कोई उस तरीके से वेटेज नहीं है या उनकी कोई हैसियत नहीं है। पॉइंट ये है कि वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने डिसाइड करना है, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो ऑफ कोर्स इन लोगों को भी पता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो उसमें तमाम एक पूरे इदारों का एक म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, इनके कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग मामलात कहाँ थे उन्हें। ठीक है, मुझे रजा रूमी साहब इसका जवाब आप, लेकिन इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक से फौरी वापस आकर आपसे बात करते हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। रजा रूमी साहब, आप क्या समझे सेनेटर ओन अब्बास साहब की बात से? बात तो वो वैसे सच कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी सियासी जमातों की अपनी हैसियत क्या है, इन्होंने क्या करना है, इनको तो अपना नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं सियासी जमातों के हवाले से तो मौकफ है कि मैंने नहीं बैठना उनके साथ, ये मुल्क को खा गए हैं, लूट गए हैं। तो अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल्स के साथ अगर बात करूंगा तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा और वो इलेक्शंस हैं। तो यानी मामलात अब वहां तय होने कि इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे? देखिए, ये तो मुनासिब बात नहीं है
ये बात से मैं इस हद तक ज़रूर अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। बदकिस्मती की बात है कि अक्सर सियासी मामलात हैं, यहाँ तो वो अदालतों में पहुँच जाते हैं, अदलिया की कोर्ट में बॉल चला जाता है, सियासतदान आपस में ये मसाइल हल नहीं करते, या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के पास चले जाते हैं। ये इसको रोकना फिर किसका काम है ना? सादिया, आप ये बताइए कि ये कैसे, ये विशेष साइकिल कैसे टूटेगा? ये सियासी क्लास को ही तोड़ना पड़ेगा ना। ये सियासी पार्टियों को अपनी तमाम तर इख्तलाफात और नफरतों के बावजूद उन्हीं को इसका तत्तादारुक करना है। आज न्यूट्रल्स के खिलाफ हो गए खान साहब, कल तक न्यूट्रल्स उनके अपने थे, तो फिर उससे एक सबक सीखे ना, फिर वो कॉपरेट करके बात करें। और यही चीज़ मैं पीडीएम को भी कहूँगा, क्योंकि अगर तो ये आपस में इस तरह की पोलराइजेशन रखेंगे, जंगो जदल का एक समा बनाए रखेंगे, तो फिर तो मामला वहीं पहुँचेगा, अदालतों और न्यूट्रल्स के पास। तो अभी मामला ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये इस वक्त की पीडीएम की गवर्नमेंट को डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, खान साहब से बातचीत करनी चाहिए, खान साहब को ताउन करना चाहिए, खुद नहीं तो अपने सीनियर रहनुमाओं के ज़रिए, ताकि एक कम्युनिकेशन का सिलसिला रहे और ये मिलजुल के मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी अपनी पोलराइज पोजीशंस पर रहकर, तो फिर तो मामला सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन करता है। ये पहले 80s में 90s में हम ये देखते आए हैं, और फिर उसमें तीसरी कुव्वतें जो हैं, गैर मुंतखब इदारे जो है वो इंटरवीन करते हैं। तो मैं तो इतनी सी बात कहूँगा, लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड ये ज़रूर करूँगा कि जो आपने शुरू में भी कहा कि खान साहब के रवैये में थोड़ी सी लचक दिखाई दे रही है, उसको वेलकम करना चाहिए। और उनको मैं फिर सेनेटर ओवन साहब कहूँगा कि ऐसे लोगों को खान साहब को ज़रा अच्छी हिदायत देनी चाहिए, और वो लोग जो गलत लाइन पे लगाते हैं अपने लीडर को, उनको ज़रा दूर रखना चाहिए खान साहब को। जी बिल्कुल। और नवाज साहब, ऐसे लोग अभी भी खान साहब के पास मौजूद हैं? चले, आपके रोल को तो उन्होंने सराहा था रज़ा रूमी साहब ने, और अगर आप वाकई ये किरदार अदा कर रहे हैं तो मैं भी सराहना चाहूंगी, लेकिन फिर उसका काउंटर नैरेटिव बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं खान साहब के इर्द गिर्द। अच्छा, वैसे मेरी फ्रैंकली मैं सीनियर लीडरशिप तो माशाल्लाह खुद प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब है बड़े ऑफ कोर्स, लेकिन मैं इस चीज से प्राइम मिनिस्टर की बात से, इमरान खान साहब की बात से एक एग्री करता हूँ। देखिए, हर चीज की एक रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन नहीं हो सकती। हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ पे इदारे हैं, या हमारे पे सियासतदान है, हमारे पास शख्सियात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर बंदे की अपनी रेड लाइंस है। आप अपनी उस रेड लाइन के अंदर मूव करते रहे, फेयर इनफ। एक दफा वो रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं। अब वेरी फ्रैंकली आप पिछले सिर्फ एक माह के वाकयात पे नजर डालिए पाकिस्तान में जो होता रहा है, उसके बाद मैं क्या, मेरे अगर फॉर एग्जाम्पल रज़ा रूमी साहब की बात की, मैंने को मशवरा दिया हो, मैं क्या मशवरा दूं? अगर इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता चले कि जी उसके घर वायर टेपिंग हो रही है, उसके घर वालों के जो है ना फोन रिकॉर्ड जो है ना वो टेप हो रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या आएगा? आप अयाज अमीर जैसा 70 साल का एक मोअज़्ज़ज़ किस्म का सहाफी सड़क पे उसके कपड़े फाड़ के उसके मुंह पे मुक्के मारे जाए, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा? रियाज खान को, इमरान रियाज को 19 पर्चों की टोटल एप्लीकेशन उन्होंने बताया था कि जिसके पास 19 पर्चे हैं पड़े। उसके बाद 3 पर्चे और निकल आए, चकवाल से अटक से चकवाल से लाहौर पहुंच चुका है। आप उसको जो कुछ रात को कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको सोने नहीं दे रहे, आपने उसके साथ ऐसी तैसी फेरी हुई है, उसके बाद आप रिएक्शन क्या चाहते हैं? मतलब आप डायलॉग कैसे करना चाहेंगे? कुछ तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आप कौन सी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के अगर मोबाइल पे कोई बात कर रहा हूं और हमारी किसी बात पे लड़ाई होगी, आपने रिकॉर्ड करके उसको चला दिया, लेकिन ये तो लड़ाई कर रहा था, ये कोई एक एथिकल कोड्स हर किसी पर अप्लाई करते हैं? उसके बाद जब रिएक्शन आता है, आप कहते हैं जी रिएक्शन आ रहा है। अब वेरी फ्रैंकली वो रेड लाइंस हर बंदे को ड्रॉ करनी है। मेरे ख्याल ठीक है, रेड लाइन, वो खान साहब खुद भी सवाल कर रहे थे कि बताएं जी मैंने कौन सी कोई रेड लाइन अबूर किया, मैंने तो कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, रज़ा रूमी साहब ने जैसे कहा कि हुकूमत को इस वक्त पीडीएम को दिल बड़ा करना चाहिए, पीटीआई की जब हुकूमत थी तो हम ये बात करते थे कि ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतें ही दिल बड़ा करके दिखाती हैं, बात करती हैं, डायलॉग की पेशकश करती हैं। तो पीडीएम तो कहती है कि जी हमने तो उनको कहा है कि आए पार्लियामान में बैठे, आप लोग कौमी असम्बली छोड़ के चले गए। और फ्रैंकली अगर जितनी ये जो चीज़ें हुई हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से तरमीम आई हैं, नाब के कवानीन में तरमीम आई हैं, अगर आज आप लोग बैठे होते, कौमी असम्बली का हिस्सा होते,
तो एटलीस्ट इन बिल्स के, इन तरामीम के, इन कवानीन के पास होने में रुकावट तो हायल कर सकते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जो है वो वहां होनी है, ये चेयरमैन नाब वाला जो मामला, ये सारी चीजों में आपका किरदार हो सकता था अगर आप पार्लियामान के अंदर होते तो। ये खाम ख्याली है, वेरी फ्रैंकली। पहली बात तो हमने असूली फैसला किया कि हम इस सेटअप का पार्ट नहीं बने, क्योंकि जिस पार्लियामान के अंदर ये साजिश हुई है उस पार्लियामान का पार्ट बनने से बहुत बड़ा गुनाह है। आप मिसाल के तौर पे 1% आपने कह दिया, हम बैठ गए। बट पार्लियामान ऑल्सो मीन्स प्रोविंशियल असेंबलीज। कुछ एपीके में बैठे हैं आप, सिंध में बैठे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं 20 साल के अभी मजीद। इन्होंने हर चीज बिल्डोज कर लेनी थी, जो इन्होंने करवाना था वो कर लेना था। ये कोई हमारे वहां असेंबली में बैठने से रुकना कोई नहीं था। ये जो प्लान कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट में हर चीज लिखी होती है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी जगह क्या होना, उसके साथ क्या होना, ये हमारी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पॉइंट रिमेन्स, हमारा जो एक असूली मौकफ था, अगर वो असूली मौकफ ये था कि यहाँ पे एक साजिश के नतीजे में एक सेटिंग गवर्नमेंट को हटाया गया, उस सेटअप का पार्ट बनना, फिर तो हम इनका बयानिया कबूल कर लेते, कोई ऐसी साजिश ही नहीं हुई। यानी कि ये तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था। 20 लोगों का हमारी पॉलिटिकल जमात छोड़ के जाना, मतलब ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। बाप पार्टी का हमें छोड़ के जाना महंगाई के ऊपर, ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस था। एमकेएम का हमारी मिस गवर्नेंस या महंगाई पे हमें छोड़, ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस था। ये एक इंजीनियर्ड किस्म की एक साजिश थी, जिसके नतीजे में कौमी असेंबली में होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें नहीं रुकनी थी। ठीक है रजा रूमी साहब, इस मौकफ से आप अग्री करते हैं कि अगर कौमी असेंबली में बैठे होते तो कोई फायदा नहीं है, फिर आप उन्हीं लोगों को मान रहे हैं जिनको आप इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं। हालांकि मेरा मौकफ इसमें फर्क है कि फिर आप सूबाई असम्बलियां भी छोड़ दें, क्योंकि वहां पे भी वही लोग बैठे हैं जो चोर और डाकू जिनको आप कहते हैं। बट एनीवेज, अगर इलेक्शंस पे अग्री कर भी जाती हैं सारी सियासी जमातें, हुकूमती जमातें, तो फिर मामलात वहीं आके नहीं रुक जाएंगे कि खान साहब का मुतालबा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑब्वियसली चेंज करें। उनके होते हुए तो वो मानेंगे नहीं इलेक्शंस, मेंबरान को तब्दील कर दें या और इस किस्म के फिर डिमांड सामने आएंगी। तो आपको लगता है कि कहीं कोई इत्तफाक हो पाएगा इनमें? देखिए सादिया, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। आपको देखिए, सियासी पार्टियों का ये काम नहीं होता कि इक़्तिदार ही सिर्फ हासिल करे। इदारों को मुस्तहकम करना, पार्लियामान को मुस्तहकम करना, आइन की अमलदारी करना, उस सब के ऊपर उनकी एक जिम्मेदारी होती है, जो आइनी और कानूनी और अखलाकी फरीज़ा होता है। इसलिए पार्लियामेंट को छोड़ने की कतन हम सपोर्ट नहीं कर सकते। वो आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है, फिर सूबाई असम्बलियाँ भी छोड़ें, फिर केपी की हुकूमत भी ख़त्म करें अपनी, और कहें कि सड़कों पे आए और निज़ाम बदलते हैं और दंगल हो जाए। तो ये इस तरह नहीं होता, ये अपनी पिक एंड चूज़ नहीं होता। तो मैं अर्ज़ यही करना चाहता हूँ कि ये आइनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इनको बैठना चाहिए असेंबलियों में, और असेंबलियों में बैठेंगे और बात आगे बढ़ेगी। चाहे उन्होंने स्क्रिप्ट हो, क्यों ना हो, बुलडोज हो, क्यों ना, बुलडोज तो पीटीआई के ज़माने में भी होती रही हैं चीज़ें, लेकिन बात ये कि ऑपोजिशन बैठती रही है। तो जब तक ये एक ट्रेडिशन नहीं बनेगी, हम जमहूरियत को नहीं इस्तेकाम देंगे। जब जमहूरियत को हम इस्तेकाम नहीं देंगे तो फिर न्यूट्रल्स भी आएंगे, काजी भी आएंगे, मुल्ला भी आएंगे, फिर ये सियासी पार्टियां शोर मचाती रहेंगी। जी सारी भी एक चीज ऐड कर दो थोड़ी सी। आईएमएफ के हवाले से जो बात अभी रूमी साहब ने की है या आपने की है, जी आईएमएफ ना हो सकता। आईएमएफ के साथ इन्होंने जो बिगाड़ पैदा किया, यकीन करें ये भी नस्लें करेंगी, और जो आईएमएफ इनके साथ किया है वो भी समझ नहीं लगी। यानी कि मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले वैसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इन्होंने तमाम कंडीशंस उनकी मान ली, सब कुछ मान लिया। आईएमएफ ने लोन देने से इनकार क्यों किया? उन्होंने कहा जी आप एंटी ग्राफ्टिंग लॉज और एंटी करप्शन लॉज जो हैं, जिसके ऊपर भी कमर जमान दारा ने भी स्टेटमेंट दी कि वो जो लॉज हैं उनको पहले वो स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जो ये लॉज को कमजोर किया है, जिससे खुद अपनी करप्शन की है, उस लॉज को दोबारा इंटाइट, और इन्होंने उनको कहा ये हमारा इंटरनल इशू है, ये इस मुल्क का इंटरनल इशू है कि यहाँ करप्शन होती है नहीं होती। हमारा इशू है सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल में नहीं आता। नहीं, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल कंट्रोल इनकी भी तो मजबूरी है, इनको आज नहीं तो कल एग्री करना ही पड़ेगा। भाई भी बात यह है कि ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ना। अभी कारी साहब ने क्या फरमाया कि आईएमएफ तो आपकी बेहतरी के लिए आता है, किसी भी मुल्क की उनको तो कोई ताल्लुक नहीं। और उन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कहा कि हजूर फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी हमारे डोमेन है, लेकिन इस मुल्क में जो करप्शन हो रही है और करप्शन के हवाले से आपने जिन लॉज को कमजोर किया है, वो जो खत्म किया एनक्रोचमेंट, वो भी रिवर्सल, वो भी हमारी डोमेन में आता है। अब आप बताएं, अब वो $1.5 अरब के ऊपर सारे बैठ गए। मजे की बात यह है कि वो $1.5 अरब में सारी कौम बैठी है। अभी वो नहीं मान रहे हैं कि इनकी डोमेन नहीं है, बट इवेंचुअली अगर उनको ये फॉर्मल एग्रीमेंट चाहिए, आईएमएफ से मुआहदा करना है उन्होंने, तो फिर उनको ये भी शर्त माननी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। प्रिया सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब और रजा रूमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, कायरा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
है।